बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। आज अज़ीज़ तलबा हम साले दवम मुतालिया पाकिस्तान है, बाब नंबर 9 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुआशी मनसूबाबंदी और तरक्की। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सी चीज़ें अहम होती हैं, जिनमें से आज फोर्थ लेक्चर में हम देखेंगे तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है। यानी मुल्क की तरक्की में तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किरदार। ये तीन अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो उस पर हम मुख्तसर से बात करेंगे। सबसे पहले सफर नंबर 123 से आपका लास्ट लाइन जो शुरू हो रहा है, तालीम। मुआशरे की तामीर और तरक्की में तालीम का क्या किरदार होता है। तालीम और मुआशरती व मुआशी तरक्की लाजिम मलजूम है। वो मुल्क मुआशी तौर पर फाइनेंशियली तरक्की करते हैं, वो मुल्क मुआशरती तौर पर सोशली तरक्की करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि एक मुआशरा तालीम याफ्ता तो ना हो लेकिन वो तरक्की करता है। बिल्कुल इस तरह ये भी मुमकिन नहीं है कि एक तालीम याफ्ता हो और वो मुआशरा और कौम तरक्की ना कर सके। तालीम का बराह रास्त ताल्लुक होता है मुल्क की कौमी तरक्की से। किस तरह ताल्लुक होता है इस बात को भी समझे। देखिए, जो तालीम याफ्ता होंगे वो हुनरमंद भी होंगे, वो रोजगार कमा रहे होंगे, अपना पेट पाल रहे होंगे, अपने घर वालों को पेट पाल रहे होंगे और साथ ही मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जो अनपढ़ है वो तो धरती पे बोझ ही है, वो अपना रोजगार भी नहीं कमा रहा और मुल्क के लिए भी बल्कि एक बोझ बना हुआ है। एक तो पहलू ये है कि तालीम याफ्ता मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। मुल्क की तरक्की में अहम किरदार हुकूमत का भी होता है। जमहूरियत में आवाम से राय ली जाती है। अगर आवाम तालीम याफ्ता होंगे तो वो अच्छे नुमाइंदों को कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में मुंतखब करके भेजेंगे और वो अच्छे नुमाइंदे गवर्नमेंट बनाएंगे, अच्छी हुकूमत बनेगी जो अच्छी तरह से हुकूमत करेगी और मुल्क तरक्की करेगा। दूसरी तरफ क्या है कि अगर खुद आवामी अनपढ़ होंगे तो वो अहल नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करेंगे, नाअहल लोग हुकूमत बनाएंगे जो मुल्क को तरक्की देने की बजाय और ज्यादा पसमानदा कर देंगे। आयत रिबानी है कि जिस तरह की कौम होती है वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अवाम तालीम याफ्ता बाशऊर है तो वो खुद भी मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे होंगे और उनके भेजे हुए अहल नुमाइंदे भी हुकूमत बनाकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। अवाम खुद अनपढ़ जाहिल है तो वैसे ही अक्कड़ और जाहिल हुकूमत होगी। आपने सालेवल में अपनी मददात में इस चीज को तफसील से देखा तो पता ये चला कि तालीम मुआशरती और मुआशी तरक्की लाजिम मलजूम है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां तालीम पर खसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती है। बजट का एक बड़ा हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। कम अज कम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, कम अज कम 6% से लेकर 10% तक, यानी मुल्क का जितना बजट होता है 6 से 10% सिर्फ तालीम पर लगाया जाता है। हमारे मुल्क में अलमिया क्या है कि जितना हम कर्ज ले चुके, कर्जों की अदायगी और डिफेंस अखराजात में हमारे टोटल बजट का तकरीबन 80% निकल जाता है। बाकी सिर्फ 20% बजट बचता है पूरे मुल्क का निजाम चलाने के लिए। तो जाहिर है अब टोटल उस बजट में से हम तालीम को बहुत ज्यादा रकम नहीं दे सकते। तरक्की याफ्ता मुल्कों में तालीम के लिए खसूसी बजट होता है, तालीम पर तवज्जो होती है, असातिज़ा की माकूल तनख्वाहें होती हैं, इब्तदाई तालीम, आला तालीम, रिसर्च की तालीम पर खसूसी तवज्जो होती है जिस वजह से कौमें आगे निकल जाती हैं। हमारा मजहब इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान घर में पैदा किया। पहली आयत रब्बानी जो नाज़िल हुई वो थी इकरा, पढ़। यानी ये इल्म की अहमियत है कि दीन इस्लाम का आगाज ही लफ्ज इकरा से होता है।
मगर इसके बावजूद हमारे मुल्क में तालीम की वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए। पाकिस्तान में तालीमी शोबा अदम तवज्जो का शिकार है। वजह आपको बताई, एक तो ये वसाइल नहीं है, बजट नहीं है, फिर हुक्मरानों की तरजीह भी नहीं है, वो तालीम उनकी तरजीह नहीं है। हुक्मरान अपने मफादात की बात करते हैं जिसमें उनका फायदा हो, तालीम पे उनकी तवज्जो भी नहीं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद हुक्मरानों का मफाद भी इसमें है। अगर अवाम तालीम याफ्ता होंगे, बाशऊर होंगे, तो वो हुकूमत को जवाबदेह बनाएंगे, हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक हुक्मरान के लिए आइडियल सिचुएशन होती है कि अवाम जाहिल हो, अनपढ़ हो, गैर तहजीब याफ्ता हो, और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़े रहें, उनको इतनी फुर्सत ही ना मिल सके कि देखें हुकूमत के क्या करतूत है, हुकूमत क्या कुछ कर रही है। हुकूमत को तो फायदा इसी में होता है कि अवाम को जाहिल रखा जाए। बहरहाल किसी हद तक अब शऊर आया है अवाम में भी और हुकूमत में भी, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ मंसूबे बन रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि मजीद मौसर मंसूबाबंदी की जाए। हमारा ताल्लुक उस मजहब से है, मैंने भी अर्ज की, जिसका पहला लफ्ज ही करा था, हमें इसके लिए कोशिशें करना होंगी। अगर आप स्टैटिक्स को, आदाद शुमार का जायजा लें, तो पाकिस्तान में शरह खानदगी यानी तालीम याफ्ता अफराद की शरह बहुत कम है। 1951 की मरदमशुमारी के मुताबिक 16%, 100 में से सिर्फ 16 लोग तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे। 1988 तक जो मरदमशुमारी 1988 में, उसके मुताबिक 45% लोग तालीम याफ्ता थे, और मौजूदा हालिया सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तकरीबन 58% लोग पाकिस्तान में तालीम याफ्ता है, 100 में से 58। अब ये भी ज़हन में रखिए, तालीम याफ्ता का मतलब कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है यहाँ। इसका मतलब यह जो अपना नाम लिख सके, हिसाब किताब कर सके, छोटी मोटी खतो किताबत कर सके, उसको हम तालीम याफ्ता कहते हैं। वो भी 100 में से सिर्फ 58 है, यानी 42 अब भी अनपढ़ और नाखानदा है। और इस तलबा रेशो बहुत ज्यादा है। हमारे हमसाए जो मुल्क हैं, जो हमसे भी गरीब ममालिक हैं, वहां भी शरह खानदगी ज्यादा है। तो बहरहाल अब कुछ हुकूमत कोशिश करे, मसाई सही से यानी कोशिश से, कुछ हुकूमती कोशिशें की जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं कि शरह तालीम को बढ़ाया जाए, कि शरह तालीम बढ़ाए बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं कि तालीम सबके लिए हो, सबको तालीमी सहूलियात हासिल हो। खास तौर पर प्राइमरी तालीम पर जोर दिया जा रहा है बड़ी हद तक। कुछ इकदाम किए हैं हुकूमत ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने, हालिया हुकूमत ने। जरा हम उसका जायजा ले लेते हैं कि शोबा तालीम के लिए हुकूमत ने अब तक क्या क्या इकदाम किए हैं बेहतरी के लिए। तो सबसे पहला काम जो हुकूमत की तरफ से किया गया वो ये था कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट में स्कूल्स कम है, कॉलेजेस कम है। सरकारी स्कूल कॉलेजेस में इतनी सलाहियत है ही नहीं कि वो तमाम बच्चे वहां दाखिल होकर तालीम हासिल कर सकें। सो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट शोबे में अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस कम है, तो प्राइवेट शोबा भी अपना किरदार अदा कर रहा है। तो हुकूमत ने निजी शोबे को कुछ सहूलियात भी दी हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। इससे क्या है कि मौके बढ़े हैं तालीम के। हुकूमत ने 5वीं तक, प्राइमरी सतह तक तालीम को मुफ्त करार दे दिया है और लाजमी भी करार दे दिया है। कानून बन चुका है कि 5वीं क्लास तक बच्चों का तालीम देना वालिदैन पर लाजमी है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को तालीम नहीं देते, उस किसी काम पे लगा देते हैं, घर बिठा देते हैं, तो ये जुर्म है, कानूनन जुर्म है। उस बाप को गिरफ्तार किया जाएगा, सजा दी जाएगी। अगर वो बच्चे को 5वीं तक तालीम नहीं दिलाता तो मुफ्त भी है और लाजमी भी है, और तालीम ना दिलाना जुर्म भी है। मगर इसके बावजूद आप देखते हैं कि सब बच्चे स्कूल नहीं जाते। कानून तो बन गया, जरूरत है इस पर मजीद काम करने की। देखिए, जो गरीब आदमी है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहते हैं चले बच्चे की आपने फीस माफ कर दी, लेकिन ये मेरे साथ काम पर जाएगा तो बाकी इसके बहन भाई रोटी खाएंगे। गुर्बत है, अफलास है, उसकी मजबूरी भी है। जी नंबर 3, हुकूमत ने 10वीं तक, 7वीं क्लास तक, जिसको मैट्रिक कहते हैं, दरसी कुतब की फराहमी मुफ्त कर दी है।
गवर्नमेंट स्कूल्स में 10वीं तक तमाम तलबा तालबात को दरसी किताबें मुफ्त फराहम की जाती हैं, ताकि वालिदैन का कुछ बोझ किसी हद तक कम किया जा सके और वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। निसाब की साइंसी बुनियादों पर तश्कील नौ, ये कोशिश की गई है कि निसाब जो आपका करिकुलम होता है, बुक्स होती हैं, उसको रिवाइज किया जाए, तजदीद की जाए, उसमें तब्दीलियां की जाएं, उसे असर हाजिर के तकाजों से हम आहंग किया जाए, यानी आज जिस चीज़ की जरूरत है वो पढ़ाया जाए। तो देखिए, किताबी हद तक तो बात बड़ी ठीक लगती है जनाब, बड़ी अच्छी बात होगी जी, वाह जी वाह, सिलेबस अपडेट हो गया। लेकिन क्या अपडेट हुआ? आप पढ़ चुके, आपके सेकेंड ईयर उर्दू में आपको एक सबक पढ़ाया जाता है मवासलात के जदीद जराए, और वो सबक कम से कम 40 साल पुराना है। तो ये जुल्म नहीं है? 35-40 साल पुरानी बातें हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, और पढ़ा के आ रहे हैं जदीद जराए। तो ये तश्कील नौ है, मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई है, प्रैक्टिकली वही दकियानुसी चीजें हैं, वही फॉर्मल एजुकेशन है। उस फॉर्मल एजुकेशन को हासिल करके बच्चा जब मार्केट में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, उसको रोजगार नहीं मिलता। याद रखिए, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने रस्मी तालीम से ज्यादा फनी टेक्निकल एजुकेशन तालीम पर तवज्जो दी। रिजल्ट ये है, वहां एक बच्चा जब पढ़कर अमली जिंदगी में आता है, उसको रोजगार का मसला नहीं होता। अपना काम करे तो वो स्किल होता है, उन्हें मदद कर सकता है, नौकरी करे तो नौकरी दस्तयाब है। मगर हमारे यहाँ इसे नाम की हद तक निसाब को रिवाइज किया गया साइंटिफिक बुनियादों पर, अमलन ऐसा नहीं। अभी जो अर्ज की आपको कि जरूरत है टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन, साइंसी तालीम दी जाए, इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी अब आगे आया है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से इदारे बने हैं टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के। जरूरत इसी बात की है कि रस्मी तालीम के साथ साथ आप उस तालीम पे ज्यादा फोकस करें कि एक शख्स अपना रोजगार कमाने के काबिल भी हो सके। ये हकीकत है कि तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी करना, रोजगार कमाना नहीं होता, मगर यह भी हकीकत है कि हर सर के नीचे एक पेट भी लगा हुआ है और जिसके अपने तकाजे भी हैं। रोजगार बहरहाल जरूरी होता है जी। आला तालीम के म्यार में बेहतरी, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है, इदारा बनाया गया, HEC हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटीज की कुछ ग्रांट्स में इजाफा किया गया, स्कॉलरशिप में इजाफा किया गया, बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। तो अब आला तालीम में यानी अब MPhil और PhD रिसर्च की सतह पर पहले की निस्बत ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मजीद इक़दाम की जरूरत है। ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ख़वातीन आप जानते हैं हमारे मुआशरे का बेटर हाफ है और ख़वातीन को अब घर बिठाकर सिर्फ वो उनका काम है खाना पका लिया, बर्तन धो लिए और घर में झाड़ू लगा लिया, इससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 50% आबादी को अपने घर बिठा लिया। जब तक ख़वातीन साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, अमली किरदार अदा नहीं करेंगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आप तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल देखें, वह कोई तखसीस नहीं है मर्द औरत की। हर बालिग इंसान, वो मर्द है या औरत है, वो मुआशरे की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो रोजगार कमा रहा है। हमारे यहाँ क्या मसला होता है कि एक कमाने वाला होता है और 4, 5, 6, 8, 10 लोग बैठकर खाने वाले होते हैं। यही वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब औरतें प्रैक्टिकल लाइफ में कब आएंगी? जब तालीम याफ्ता होंगी। तो खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ख़वातीन की तालीम पर। तुलबा को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, इंकरेजमेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए, हौसला अफजाई होती है। और फिर जो मुस्तहिक होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, माली तौर पर कमज़ोर होते हैं, उनकी माली मुआवनत भी हो जाती है। वज़ाइफ अब ज़्यादा हुए हैं पहले से, हुकूमत ने इसमें काम किया है, लेकिन फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि मजीद भी जरूरत है। सिंफी तवाज़ुन के इक़दाम, सिंफ मतलब सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कह लें कि मर्द औरत का फ़र्क कह लें। लड़कों के स्कूल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं निस्बतन, लड़कियों के कम है। तो ये फ़र्क है ना कि हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मर्द की तालीम सिर्फ मर्द की तालीम है और एक औरत की तालीम पूरे कुंबे और ख़ानदान की तालीम कहलाती है। ज़रूरत थी औरतों की तालीमी इदारों की। आप
ये भी जानते हैं कि इंसान की पहली दरसगाह उसकी माँ होती है। माँ पहला तालीमी इदारा है। अगर माँ तालीम याफ्ता है तो वो नस्लों को सुधार देती है, संवार देती है, वरना नस्लों को बिगाड़ने में बुनियादी किरदार भी यकीनन माँ का ही होता है। तो ये इकदाम किए जा रहे हैं बैलेंस करने की, तवाज़ुन करने की, कि जहाँ लड़कों के इदारे हैं वह लड़कियों के इदारे भी हों। ख़वातीन के तालीमी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, नए तालीमी इदारे बनाए जा रहे हैं ताकि उनको भी माशरती ज़िंदगी में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। यूनिवर्सिटीज़ बन रही है जी, नई नई। गवर्नमेंट सेक्टर में भी नई यूनिवर्सिटीज़ बनी है और प्राइवेट सेक्टर्स में भी नई यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे आपकी आला तालीम में मजीद बेहतरी आ रही है। कुछ कोशिशें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। आज बेटा इंटरनेट का दौर है, आप सब जानते हैं। हम दुनिया से अलग नहीं हो सकते, आइसोलेटेड नहीं हो सकते, हमें दुनिया के साथ ही चलना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे भी बन रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। आज कंप्यूटर इंटरनेट के बगैर दुनिया का तस्वर नहीं है। हमें इसमें महारत हासिल करनी होगी अगर हमने दुनिया के साथ चलना है। तो इस मकसद के लिए कौमी और सूबाई सतह पर एजुकेशन फाउंडेशन बनाई जा चुकी हैं, जिनका बुनियादी काम यही है कि तालीमी मसाइल के हल के लिए न सिर्फ सिफारिशात मुरतब करें, तजावीज़ भी दें ताकि उन तजावीज़ पर मौसर तौर पर अमल हो सके और मुल्क तालीम के शोबे में आगे जा सके। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान ही तालीम याफ्ता हो सकता है, अनपढ़ पाकिस्तान कभी भी तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। तो इस भाई, तो हमने देखा तालीम के बारे में, एक कौमी तरक्की में तालीम का क्या किरदार होता है। चैप्टर कौमी तरक्की है। अब बढ़ते हैं अगले उन्वान की तरफ, सेहत। सेहत का क्या ताल्लुक है कौमी तरक्की से, या सेहत किस हद तक कौमी तरक्की पर असरअंदाज होती है। सेहत जी अल्लाह ताला की नेमत है और यकीनन सबसे बड़ी नेमत है। मशहूर शेर सालिक का, तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हम इसको आमतौर पर से गालिब का शेर कह देते हैं, गालिब का नहीं है, ये सालिक का शेर है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। जिसके पास सेहत नहीं, आप उससे पूछें दुनिया जहान की मालो दौलत की उसके नजर में कोई अहमियत नहीं है। बाकी चीजों की अहमियत कब है, जब आपकी सेहत अच्छी है। और वैसे भी आप सब जानते हैं, सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं है तो यकीनन दिमागी तौर पर भी कमजोर होंगे। तो जब आपका जिस्म बेहतर होगा, सेहतमंद होगा, दिमाग भी सेहतमंद होगा। दिमाग सेहतमंद होगा तो आप तालीम भी हासिल करेंगे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार भी अदा करेंगे। बीमार लोग कभी भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। अब बदकिस्मत यह है कि पाकिस्तान में सेहत के बहुत से मसाइल हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना काफी और ना खालिस, ठीक नहीं लिखा गया, ये लफ्ज़ है ना खालिस, ना काफी और ना खालिस ग़िज़ा है। पहली बात तो ग़िज़ा कम है, जितनी हमें कैलोरीज चाहिए ग़िज़ा में, खुराक में। अक्सरियत का मतलब हुआ तकरीबन 60% से भी ज्यादा आबादी है। अजीज तुलबा, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम पेट भर कर खाना खाते हैं। 60% से ज्यादा हमारी ऐसी आबादी है जो पेट भरकर जिनको खाना खाना नसीब नहीं है, बुनियादी जरूरियात पूरी ही नहीं हो रही। और फिर जो ग़िज़ा मिल भी रही है वो खालिस नहीं है, वो नाखालिस है। मेरे ख्याल में वो बड़ा बेवकूफ़ और अहमक शख्स होगा जो ये तस्वुर करे कि लाहौर जैसे बड़े शहर में, वैसे पूरे पाकिस्तान में खालिस दूध मिल जाएगा, खालिस घी मिल जाएगा, खालिस गुड़ और चीनी मिल जाएगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ ना खालिस है। मुझे एक जोक याद आ रहा है। वो कहते हैं कोई शख्स गरीब था और बेचारा बीमार भी था, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, सेहत के मसाइल का शिकार था। इतना तंग आया जिंदगी से, वो जहर खरीद लाया। उन्होंने कहा जी जहर खा के जिंदगी का खात्मा कर लेता हूँ, इससे तो मर जाना बेहतर है। लेकिन बदकिस्मती से जहर भी खालिस नहीं था। उसने जो जहर खाया तो वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई, उस जहर ने उसको तंदुरुस्त कर दिया। देखिए कितनी अजीब बात। हमारे मुल्क में यही बात है, ग़िज़ा ना काफ़ी भी है और ना खालिस भी है। जब आप ना खालिस ग़िज़ाएं खाएंगे, जो खालिस चीज़ें हैं ही नहीं, तो फिर जाहिर है इंसान
बीमारी का शिकार होगा। अब एक तो यह कि खालिश ग़िज़ा मिलती नहीं है, एक और इशू है। दूसरी बात, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अच्छी ग़िज़ा खरीद सकें, ये एक और बात हो गई। कहते हैं हमारे मुल्क में मुश्ताक यूसुफ फरमाते हैं कि मुर्गी हम उस वक्त खाते हैं जब मुर्गी बीमार हो या हम खुद बीमार। तो ज़ाहिर मुर्गी का मतलब मैं देसी मुर्गी कह रहा हूँ, ब्रॉयलर मुर्गी तो वैसे ही मेरी बीमारी और बीमारियों की जड़ है। अब नाखालिश ग़िज़ा खा के जो बीमार होंगे तो फिर हमारे यहाँ तिब्बी सहूलियात नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें फिर वही बात, पहली बात अच्छी सहूलियात हैं नहीं। दूसरी बात, अगर हों भी सही तो गरीब आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि हॉस्पिटल जा सके। वो बेचारा बीमारी पालता है और डॉक्टर के पास उस वक्त जाता है जब बीमारी अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी होती है, मजबूरन जाता है। जब वो बिल्कुल गिर जाता है तो फिर जाता है डॉक्टर के पास। अगर वो शुरू में चला जाए तो शायद उसका जल्दी इलाज हो जाए, मगर फिर वही बात, उसके वसाइल उसको इजाजत नहीं देते चल जाने की। फिर यह है कि हमारे यहाँ इलाज महंगा भी बहुत है, डॉक्टर की फीस अपनी जगह, टेस्टों की फीस अपनी जगह, और फिर वो बात, उसके बाद जो दवाइयाँ खरीदेगा भी सही, मेडिसिन भी खालिश नहीं है। तो ये मसाइल हैं हमारे मुल्क में सेहत के हवाले से। हमारे मुल्क में शरह पैदाइश ज्यादा है, शरह मौत कम है, शरह पैदाइश ज्यादा है। यानी दुनिया में, पाकिस्तान में लोग आ ज्यादा रहे हैं, जा कम रहे हैं। नतीजा ये है कि हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है, उतने वसाइल नहीं बढ़ते, उतने रिसोर्सेज नहीं बढ़ते जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है। यही वजह है कि हम हैसियत मजबूरी मुआशी बदहाली का शिकार है। हमेशा हमारे अखराजात हमारी आमदन से ज्यादा रहते हैं। जिसके पास खाने को रोटी के पैसे नहीं है, वो कहाँ से बच्चों को फल खिलाएगा या सेहत के असूलों का ख्याल रखेगा, उसके लिए मुमकिन ही नहीं। फिर एक और वजह आलूदगी है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, हम जो, वो हवा खालिश नहीं है। जो पानी पीते हैं वो पानी खालिश नहीं है। हम जमीनी आलूदगी, फिजाई आलूदगी, हवाई आलूदगी, इन सारी आलूदगियों का शिकार। जो हम सांस ले रहे हैं हवा ठीक नहीं, जो खुराक खा रहे हैं खुराक ठीक नहीं, जो पानी पी रहे हैं पानी ठीक नहीं, और उसके बाद जब बीमार होते हैं तो हमारे पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं, और डॉक्टर के पास चले जाएं और वो दवाइयाँ लिख के दे तो दवाइयाँ फिर ना खालिश। तो देखें, इसके बाद अल्लाह की रहमत ही है जो हम चले फिर रहे हैं, सेहतमंद फिर रहे हैं, वरना हालात बहुत बुरे हैं। अब ये तो होगी कि हमारे सेहत के मसाइल क्या। हुकूमत इसके लिए कुछ इकदाम किए हैं गवर्नमेंट ने। हम देखते हैं कि शोबे सेहत के लिए हुकूमत ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या इकदाम किए हैं। कुछ अहवाल बेहतर हुए हैं। एक तो ये किया है कि दही आबादी के लिए हेल्थ सेंटर बनाए हैं। हॉस्पिटल हर जगह बड़े बड़े नहीं बन सकते, तो दही आबादियों में छोटी छोटी डिस्पेंसरियां बना दी हैं, हेल्थ सेंटर बना दिए हैं, ताकि किसी हद तक उनकी सेहत के मसाइल हल हो सकें। जच्चा बच्चा के मराकज बनाए गए, यानी जो खवातीन का पैदाइश, हमला खवातीन उनको जच्चा कहेंगे, और बच्चा खास तौर पर इस काम के लिए कि ये अमले तौलीद के वाले से इनके स्पेशल अलग से सेंटर्स बनाए गए। बल्कि हाल ही में तो वो मेडिकल सहूलियात खवातीन भर्ती की गई हैं, LHV और के वाले से, जो घरों में जाती हैं, उनको ट्रेनिंग जाती है, वो खुद एक एक घर जाती हैं, मालूम करती हैं और उनको अद्वियात देती हैं। तो वो भी खुसूसी मतलब टीमें तश्कील दी गई हैं। सरकारी इदारे भी इसके लिए काम कर रहे हैं, और अब हेल्थ के वाले से बहुत सी NGOs भी मैदान में आ गई हैं जो गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से, ताउन से इस मसले में काम कर रही हैं। फिर अगर आप इसको मजीद वसी देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, इंटरनेशनल UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और बैन अवी बड़े इदारे हैं जिनकी मुआवनत से पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ये जो पहले बीमारी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा चीचक थी, मलेरिया था, तब हैज़ा, एड्स, इस तरह की जो बीमारियां थी, बहुत ज़्यादा ये वबाई इमराज थे। लेकिन अब उसके लिए आप सब जानते हैं, हिफाजती टीके होते हैं, वैक्सीनेशन होती है, जो घरों में जाकर पोलियो से बचाओ, पोलियो खास तौर पे वो टीमें हैं। तो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा और चंद बड़े बड़े इदारे, मसलन बिल गेट्स, ये कंप्यूटर के वाले से, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया के गरीब मुल्कों में। जो आप हिफाजती टीके जो पिलाए जाते हैं बीमारी से बचाव के लिए, इसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है।
कौमी और सूबाई सतह पर जामिया हेल्थ पॉलिसी का आगाज किया गया। बाकायदा हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाती हैं सूबे में, सेंटर में, ताकि एक आपके पास लाइन ऑफ डायरेक्शन आ जाए और उसके मुताबिक फिर इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे तवक्को है बेहतरी की। इकदाम किए गए हैं पंजाब में खासतौर पर, बाकी सूबों में भी, कि लोगों को साफ पीने का पानी मिले, गंदे पानी की निकासी हो और आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए भी अर्ज की इकदाम किए जा रहे हैं। तो अजीज तलबा, ये तो इकदाम थे जो हुकूमत कर रही है, लेकिन ये काफी नहीं है, ये कम है, ये कम से भी ज्यादा कम है। मजीद इकदाम की जरूरत है। और मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं? गुर्बत का खात्मा किया जाए। गरीब आदमी जो होगा वो अच्छी ग़िज़ा भी नहीं खा सकेगा, अच्छा इलाज भी नहीं करा सकेगा। जब तक गुर्बत दूर नहीं होगी, सेहत के मसाइल हल नहीं होंगे। इसके लिए मौसर मनसूबा बंदी की जाए। सेहत आमा के शऊर के लिए ज़रा इब्लाग का इस्तेमाल किया जाए। रेडियो पर, टेलीविज़न पर एक कंपेन चलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए तो सेहत बेहतर होगी, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए तो सेहत बेहतर होगी। इसके लिए कंपेन बाकायदा जिस तरह इश्तिहार होते हैं चलाए जा सकते हैं, बहुत से इदारे चला भी रहे हैं, लेकिन वो आवाम को सही शऊर नहीं, यानी आवाम को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ही नहीं पता, वो जानते ही नहीं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रा इब्लाग यानी कम्युनिकेशन से आप काम ले सकते हैं। हुकूमत का काम है कि नाखालिस ग़िज़ाओं को रोका जाए। इसके लिए पंजाब में जिस तरह बड़ा एक इफेक्टिव किरदार अदा कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी, दूसरे सूबों में भी है, लेकिन इतना इफेक्टिव काम नहीं हो रहा। नाखालिस ग़िज़ाओं से बचाया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा, एक बड़ा हमें पता चला, हम बहुत सालों से दूध पी रहे थे, पता चला वो दरअसल दूध था ही नहीं, वो पानी के साथ कुछ केमिकल प्रोसेस करके उसको दूध जैसा या दूध नुमा बना देते थे। खुला दूध भी 2 नंबर था, डब्बों में भी जो दूध था वो दरअसल दूध ही नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। तो अब आप देखते होंगे एवरीडे के डब्बे पे लिखा होता है ये दूध नहीं है बल्कि टी मिक्सर है, ये टी वाइटनर है, और जुल्म देखिए हम आज तक उसको दूध बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाल है हमारे मुआशरे का। तो अब गवर्नमेंट का काम है नाखालिस ग़िज़ाओं को भी रोके और ऐसे ही नाखालिस अद्वियात को भी रोके कि अद्वियात सस्ते भी हों, माकूल रेट पर भी हों और खालिस भी हो। तो तब इन कोशिशों से हम सेहत के मसाइल पर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। जो पाकिस्तान सेहतमंद होगा वही पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होगा। बीमार पाकिस्तान दुनिया के साथ तरक्की के सफर में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अजीज तलबा, पहली चीज तो ये देखी कौमी तरक्की में तालीम की अहमियत, फिर हमने देखा सेहत की अहमियत। अब तीसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी किताब के सफर नंबर 126 पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है जी? जदीद जराए से मालूमात का हसूल और मुंतकिली। आपने उर्दू में पढ़ा सेकंड ईयर में, मवासलात के जदीद जराए में, कि पहले कासद होते थे जो पैगाम लेकर जाते थे, फिर कबूतर का इस्तेमाल, और फिर घोड़ों का इस्तेमाल, फिर रेलगाड़ी का इस्तेमाल, फिर ट्रेन और कार का इस्तेमाल, और फिर टेलीग्राम और टेलीग्राफ, फिर ऐसा ऐसा चीज बढ़ती चली गई। लेकिन आज आप जिस दौर में बैठे हैं वो कोई मसला नहीं है। ये छोटा सा फोन जो आपके हाथ में है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कभी भी किसी भी वक्त किसी से बात कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट डाटा, वीडियो डाटा, पिक्चर डाटा भेज सकते हैं, वसूल कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। ये ज्यादा सा नहीं हुआ पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को है, लेकिन नई नस्ल को तो शायद पता ही नहीं। आप नई नस्ल को तो ये भी मालूम नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह याद है जब नए नए टेलीफोन आए थे, आपने अगर अपने शहर से बाहर की कॉल करनी, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते थे। आप पहले टेलीफोन एक्सचेंज को कॉल करते थे कि मैं फलां शहर में बात करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान में भी, तो एक्सचेंज वाले कहते हैं इंतजार फरमाइए। तो एक बंदा टेलीफोन के पास बैठा रहता था आधा घंटा, घंटा, और वालों को 2-2 घंटे बाद टेलीफोन एक्सचेंज से कॉल आती थी कि जनाब आपकी कॉल मिल गई है, अब आप कराची इस्लामाबाद बात कर सकते हैं। तो फिर बंदा बात करता था, उसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे। अभी सूरत हाल नहीं, अब तो दुनिया के किसी भी विषय में आप सेल फोन से करते हैं तो चार्जेस लगते हैं, लेकिन इंटरनेट से आप स्काइप पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह आप कॉल करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में घंटों बातें की जा रही हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जदीद जराए के साथ मालूमात का हसूल, मालूमात की शेयरिंग, मालूमात देना, लेना, वसूल करना और सेव करना।
ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के दौर में रेडियो है, टेलीविजन है, अखबारात हैं, रसायल या रिसाले हैं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, मवासलात के जदीद जराए हैं। यानी आज कोई चीज होती है तो फौरी तौर पर वो इंटरनेट पर, टेलीविजन पर आ जाती है। टेलीविजन पे पहले ही होता था, आपसे पहले की बात करो, आपको नहीं याद होगा, पहले एक मखसूस टाइम था खबरों का, लोग खबरों का इंतजार करते थे कि फला टाइम खबरें लगेंगी। हर घंटे बाद नहीं होता था, यूं नहीं था जिस तरह हर एक घंटे बाद खबरें सुनते हैं, पहले ऐसा नहीं था, मखसूस 2-3 टाइम थे जब खबरें लगती थी। और अब आपको एक घंटा भी इंतजार नहीं करना पड़ता, आपके टेलीविजन पे जो भी ड्रामा प्ले चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, उसके नीचे मुसलसल खबरों की पट्टी चल रही है। यानी ये नहीं है कि ड्रामा खत्म होगा तो खबर आएगी, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो वो फौरी तौर पर आपके सामने आ जाती है, अच्छी बुरी जो भी सूरत हाल हो। यानी अब जब दुनिया में कोई वाकया होता है तो लम्हों सेकंड्स में उस वाकये को जान जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है, जदीद टेक्नोलॉजी का। आज कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बेहतरी आई है। कंप्यूटर भी आप पढ़ चुके कि कम्युनिकेशन का एक अहम जरिया है, लेकिन कंप्यूटर बड़ा होता था, फिर उसके बाद लैपटॉप्स आ गए, निस्बतन छोटा था, कैरी करना आसान था। अब तो जो आपकी जेब में छोटा सा मोबाइल है वो भी एक मुकम्मल कंप्यूटर है। एंड्रॉइड आने के बाद उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी भी आ गई, यानी वो लंबे चौड़े कंप्यूटर की बजाय छोटा सा मोबाइल आप लेके फिरते हैं तो गोया कि आपके पास, मैं क्या कहूँ कि वो आपके पास कीबोर्ड भी है, आपके पास मॉनिटर भी है, आपके पास सीपीयू भी है छोटे से मोबाइल के अंदर। तो अब कोई मसला नहीं रहा, टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो गई, बहुत तेज हो गई। आज हम जदीद तरीन और तेज तरीन मवासलात के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले इस तरह से नहीं। तभी आपको बताया, अब लम्हों की बात, अब अजीज तलबा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। विलेज क्या होता है? गांव के सारे लोग साथ साथ घर होते हैं, एक दूसरे से आगाह होते हैं, एक दूसरे की दुख सुख खुशी गम में शरीक होते हैं। अब अगर मैंने मैसेज करना है, मेरे साथ वाले कमरे में कोई बैठा है, उसको मैसेज करूं तो टाइम उतना ही लगेगा। वही मैसेज मैं अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया करता हूं तो टाइम उतना ही लगेगा। अब वो वक्त और फासले की अहमियत नहीं रही, नो टाइम एंड स्पेस डजंट मैटर। अब बात आगे निकल गई। फिर मजे की बात यह है कि आज कम्युनिकेशन के जरिए काबिल एतमाद भी हैं और सस्ते भी हैं। यानी वो नहीं, पिछला पहले टेलीफोन कॉल करते थे तो आपका बिल सैकड़ों में बनता था। अगर यानी मैं बात करूं आज से 10-15 साल पहले की, आपने बर्तानिया अमेरिका कॉल करनी होती थी 4-5 मिनट की, तो उसका बिल कई 100 बनता था। और अगर आपकी 8-10 मिनट तक बात चली गई है तो बिल फिर हजारों में जाता था। अब आप स्काइप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो आप एक, यू आर नॉट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी, आप बिल्कुल मतलब फ्री बात कर रहे होते हैं। तो ये जदीद तरीन चीज है। कंप्यूटर और मोबाइल फोन, फिर मोबाइल फोन में स्मार्टफोन आ गया, फिर स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने अभी अर्ज किया, उसकी बदौलत बहुत ज्यादा जिंदगी में इनकलाब आ गया है। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब बिल आते थे तो लोग बैंक से बाहर बेचारे धूप में खड़े होकर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और बिल की अदायगी कर रहे हैं। अब तो बिल आता है, आप अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं, जस्ट एक बटन दबाते हैं, आप बिल अदा कर देते हैं, आप टैक्स अदा कर देते हैं। आप अगर जॉब है तो आपकी सैलरी आपको मोबाइल पर ही मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, और आप अपने मोबाइल से ही पैसे किसी दूसरे को ट्रांसफर कर भी सकते हैं। पहले वो जो बैंक में 18, 20, 25 लोग होते थे और एक चेक कैश कराना होता था, टाइम लगता था। अब छोटा सा एटीएम मशीन उन्होंने लगा दी, आप कार्ड डालते हैं और पैसे निकल आते हैं। यानी एटीएम मशीन 8-10 बंदों का एक मशीन काम कर रही है, और 8-10 बंदों से ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है और ज्यादा जल्दी काम कर रही है। तो ये इनकलाब आ गया है हमारी जिंदगी में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज के दौर में बुनियादी जरूरत बनकर रह गई है। अब इसको आप अयाशी नहीं कह सकते। अब आपके तमाम शोबे, वो तालीम है, वो सेहत है, वो ज़राअत है, वो रिसर्च है, वो ट्रेड है, वो मार्केट है, कोई दुनिया जहान का कोई शोबा उठा ले, अब आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हम तिजारत की खासतौर पर बात करें तो ई कॉमर्स यानी इंटरनेट कॉमर्स, अब इंटरनेट पर ही आप अगर टेलीविजन पे खबरें देखते हो, स्टॉक मार्केट में इंटरनेट पर ही सिर्फ कीबोर्ड पड़ा है और करोड़ों नहीं
अरबों खरबों के सौदे हो रहे हैं, शेयर बेचे जा रहे हैं, शेयर खरीदे जा रहे हैं। इंटरनेट के जरिए खरीदो फरोख्त होती है। OLX पाकिस्तान में मारूफ, वर्ल्ड वाइड भी है, हो रहे हैं। आप अगर ट्रांसपोर्ट की मिसाल है तो उबर की बात करूंगा। आप एक वो अब टाइम गुजर गया, आप गाड़ी और रिक्शे का इंतजार करें और देखें और फिर वो बहुत ज्यादा पैसे मांगे और आपको बार्गेन करना पड़े। आप एक बटन दबाते हैं उबर पे या क्रीम, इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हैं, बाइक्स की हैं, तो वो गाड़ी बाइक आपके पास फौरन आ जाता है और चार्जेस भी मुनासिब होते हैं। ऐसी OLX पे आपने कोई चीज खरीदनी है तो बेशुमार मार्केट में प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाती हैं, पिक एंड चूज आपके पास रहता है। घर बैठे बिठाए तिजारत भी हो रहे हैं, कारोबार भी हो रहे हैं। मसलन आपको मिसाल टूरिज्म की मिसाल दूं, अब फेसबुक पे पेजेस बने होते हैं, आपने कहीं जाने टूर करना चाहते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का टूर है, इतने पैसे दें। अब देखिए, जो टूरिज्म का काम करें उन्होंने कोई ऑफिस नहीं बनाया, जस्ट फेसबुक का एक पेज है, वो वहां से आप बुक करते हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं, वो आपको टूर कराते हैं और आप मुनासिब पैसों में घूम लेते हैं। ना आप ऑफिस गए हैं, ना उन्होंने ऑफिस बनाया है। वरना पहले तरीकाकार क्या था, बाकायदा एक दफ्तर बनाते हैं, फिर उसमें आपको मीटर लगवाना है बिजली का, फिर आपने मुलाजिम रखने हैं, फिर आपने मेंटेन रखना है, फिर ऑफिस टाइमिंग है। अब वो चीज हम घर बैठ बैठे फोन पर भी कर लेते हैं और देख लेते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि कैश ऑन डिलीवरी चीज आपको घर मिल गई, आपने पे कर दिया, और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट्स हो रही हैं। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क शहर जाना चाह रहा हूं और मुझे जहाज की टिकट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कार्ड के जरिए घर बैठे बिठाए पेमेंट कर दूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में जो सेलर है, बेचने वाला, उसको दफ्तर ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। उसको ये फायदा हो गया, बचत हो गई। खरीदार को ये बचत है कि उसको जाना नहीं पड़ेगा। बेटा, टाइम सबसे बड़ी दौलत है। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे पता भी है कि मार्केट में एक चीज है, लेकिन मैं वहां जा नहीं पाता, मेरे पास टाइम नहीं। मुझे ज्यादा आसान लगेगा कि मैं एक क्लिक करूं और वो चीज सामने आ जाए। अभी हाल ही में आप देखेंगे, मेरे बेटे ने एक सिलसिला शुरू किया है, मैं रिकमेंड भी करूंगा, लेट्स शॉप के नाम से। जिस तरह से आप देखते हैं नेट पर शॉपिंग के दराज टाइप है, तो वो एक बेहतर पैमाने पे आपको लेट्स शॉप के नाम से एक चीज अनकरीब इंटरनेट पर नजर भी आएगी। जब वो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो मैं तफसीली फिर आपको उसका तारुफ भी कराऊंगा। जी, आज जिंदगी के तमाम शोबों में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। हम सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट के बगैर आज दुनिया में सर्वाइवल मुमकिन है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ क्यों कोई शऊर नहीं है, जहालत है। इंटरनेट का मनफी और मुज़र इस्तेमाल भी हो रहा है, हम ये जानते नहीं। बस वो जनाब आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और फेसबुक पे लगे हुए हैं और सारा सारा दिन लगे हुए हैं और सारी सारी रात लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। और ये आप सब जानते हैं कि फेसबुक पर फर्जी नाम से पेजेस बने होते हैं, अक्सर मर्द होते हैं। पेज बना हुआ है सायरा के नाम से, दरअसल उसके पीछे कोई 40-45 साल के अब्दुल कद्दूस साहब होते हैं जिन्होंने पेज बनाया होता है और उस पर खूबसूरत तस्वीर लगाई होता है, और हमें पता होता है कि ये फेक प्रोफाइल है। हम भी जानकर बेवकूफ बने होते हैं, सिंपल सी बात, टाइम किल कर रहे होते हैं, टाइम जाया कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट मुफीद चीज तो है, लेकिन ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंटरनेट के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए तरबियत और रहनुमाई की जरूरत है कि आप ठीक है नेट इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी है, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करें। यानी आप टारगेट ओरिएंटेड काम करें, नेट पे यूं ना हो कि आप टाइम जाया कर रहे हैं। हमारे यहाँ ही है, हमारे नजदीक इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया का नाम है जिस पर हम टाइम जाया कर रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, यानी सिलेबस में भी ऐसी चीजें डाले, हमें समझाए कि इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल और मुफीद इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। इसके लिए तरबियत और रहनुमाई की जरूरत है। इंटरनेट से इस्तेफादा जरूर करें, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर वही बात, हमें ये शऊर उजागर करने की जरूरत है कि इंटरनेट पर का हमने किस तरह से क्या मस्बत फायदा उठाना है। आप इस वक्त अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो ये भी इंटरनेट की बदौलत ही सुन रहे हैं। आप क्लास में नहीं बैठे, आप अपने मजे से घर बैठे हैं, और घर बैठे मैंने कोशिश की है
कि बिल्कुल क्लास का एनवायरनमेंट बनाकर आपके सामने बात कर सकूं। इंटरनेट पर ही मुझे देखकर एक स्टूडेंट ने ये एक चीज बनाकर भेजी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो पता नहीं क्या उन्होंने बनाया है। तो ये देखें, इंटरनेट का ये फायदा है कि एक छवि बनाई गई है। मेरी पता नहीं जमलिंग है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक स्टूडेंट ने अपने तौर पर ये मुझे पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। बहरहाल जी, आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। आज हमने देखा कि तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या किरदार अदा करते हैं मुल्क की तरक्की में। जब तक लोग तालीम याफ्ता नहीं होंगे, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। जब तक वो सेहतमंद नहीं होंगे, किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। और जब तक वो जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आगाह नहीं होंगे, तब भी वो मुल्क की तालीम और तरक्की में अपना मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हुकूमत को अपने तौर पर कोशिश करनी है और हमें इनफरादी कोशिश भी करनी है कि कौम अफराद के मजमूए का नाम होता है। आइए हम अपना हिस्सा डालें। शिकवा तो सभी करते हैं, हमें अपना हिस्सा डालना है। एक शेर पे खत्म करूंगा। शिकवाए शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जा। प्रोफेसर मुशर्रफ को इजाजत दीजिए। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।